हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो 1950 से लेकर 1990 तक कैसी थी। पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। तो हमने देख ही लिया, सारे सेक्टर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कुछ भी हो, बुरा हाल था। हम लोग जो है वो कुछ भी आपकी इकोनॉमी में अंग्रेज जो है वो छोड़कर नहीं गए थे और इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब पोजीशन में थी। अब जो आपका जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी कि आपके सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमने पढ़ा है उसमें जिसमें हमने सब कुछ क्लियर कर लिया कि ओके ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इकोनॉमी में क्या पोजीशन थी। दूसरा है हमने जो सेकंड पार्ट में पूरा हम पढ़ेंगे कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। उसके बाद हमने जो है अपने रूल्स चेंज किए। आपकी इकोनॉमी जो बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन में थी, उसके लिए सोचा कि इसकी ग्रोथ कैसे की जाए, क्या किया जाए, किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए। तो जो सेकंड पूरा हमने टाइम पीरियड लिया है वो लिया है 1950 से लेके 1990 तक का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 1950 से लेके 1990। और उसके बाद 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, उसके बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन सब की एंट्री हो गई, तो आपकी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुए। तो 3 पार्ट्स में हम इंडियन इकोनॉमी को पूरा पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं पूरा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक क्या हुआ, और फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे 1991 के बाद की क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब आपकी इकोनॉमी 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनके सामने बड़ा चैलेंज था कि इंडियन इकोनॉमी जो कि स्टैग्नेंट पोजीशन में है, मतलब रुकी हुई है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं बचा था और हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन चुके थे जो ब्रिटिश को रॉ मटेरियल देता था। तो क्या ऐसा किया जाए, किस तरह से इकोनॉमी को चलाया जाए कि आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर सके, आगे बढ़ सके और स्टैग्नेंट इकोनॉमी ना रहे। ठीक है। वो तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके लिए सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। अब जब हम यहाँ पर बात करें प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जिसमें जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे और जो लीडर्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि आपकी इकोनॉमी को इस तरीके से एक सिस्टम उसमें बनाना है, ऐसा चाहिए कि उसमें लोगों की वेलफेयर जरूर इंक्लूड हो। तो वेलफेयर इंक्लूड कैसे होगी, इसका मतलब हमें सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर काम नहीं करना, हमें लोगों की वेलफेयर के लिए, उनके अच्छाई के लिए भी काम करना है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1950 में यहाँ पर देखिए मैंने ये 1959 लिख दिया है बाय मिस्टेक। ये दिस इज नॉट 1959, इसको काट देते हैं, ये दिस इज 1950। ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 1950 में फॉर्म किया और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, वो बनाया। और ये प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि 5 ईयर्स के लिए प्लान बनाएगा, जो कि इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, वो सब बनाएंगे और इकोनॉमी की ग्रोथ में जो प्लान्स हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हुआ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग में, वो 1950 में बना प्लानिंग कमीशन। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की जो ओपिनियन थी, उन्हें ये लगता था कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो कि सिर्फ पूंजीवाद यानी पैसा कमाने के बारे में ना सोचे, वो वेलफेयर, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, लोगों की वेलफेयर के बारे में भी सोचे। तो उन्होंने क्या किया, मिक्स्ड जो है इकोनॉमी को का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में वो लेकर है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप होती है। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी अपना काम करेंगे, वो भी बिजनेस करेंगे, और सरकार भी साथ में अपना
काम करेगी। तो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा कैपिटलिज्म वो अपने यहाँ लेकर आए या पूरा का पूरा सोशलिज्म ले आए, वो दोनों लाए। मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर। इसके लिए मैंने एक वीडियो है जो साथ में जो नेक्स्ट वीडियो है आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि कितने तरह की इकोनॉमीज होती हैं, किसी भी इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जैसे कि हम कहते हैं ना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या मिक्स्ड इकोनॉमी एक्चुअली क्या होती है, कैपिटलिज्म क्या होता है। तो ये वो पूरा वीडियो है, आप उसमें देखकर ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, आपको उस वीडियो में वो सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फंडे पे चलेंगे और लोगों की वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे। तो जो ये वेलफेयर की बात हो रही है, इसके लिए जब प्लानिंग कमीशन बन गया, प्लानिंग कमीशन का काम था नई नई जो है वो पॉलिसी बनाना जो कंट्री के वेलफेयर में काम करे। और जो 5 ईयर प्लान हमारा बन रहा था, तो जो पहला 5 ईयर प्लान बना वो बन गया आपका जब 1950 में प्लानिंग कमीशन बन गया, तो आप 5 ईयर प्लान की बात करें, 5 ईयर प्लान बन गया 1951 में। तो और जो ये लॉन्च हो गया 1 अप्रैल 1951 को, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो आप याद रखिए। 1 अप्रैल 1951 को आपका प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लानिंग कमीशन ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया, जो 1951 से लेके 1956 तक जो है ये प्लान चला और उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आ गया। तो जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, ये क्या चीज होती है? अब सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है कि जो 5 ईयर प्लान बन रहे थे, ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही थी, ये है क्या असल में? इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने यहाँ लिख दिया, हाउ टू यूटिलाइज ऑल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर एज पर नेशनल प्रायोरिटीज। तो यानी आपकी कंट्री की जो प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके हिसाब से उन्हें किस तरीके से यूज किया जाए कि वो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए। और जो नेशन की प्रायोरिटी है, लाइक नेशन क्या करना चाहता है, पॉवर्टी रिड्यूस करना चाहता है, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हटाना चाहता है, या जीडीपी बढ़ाना चाहता है, या क्या चाहे, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, तो उसकी प्रायोरिटीज के हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करना है बेस्ट मैनर में। इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। अब जब आपका प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, तो उस 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। देखो, जब पहला 5 ईयर प्लान, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देखिए लिख भी दिया है, मैं ऊपर भी आपको बता रही थी, 1 अप्रैल 1951 में आ गया था। तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं थे इसके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, वो 2 तरीके से होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लॉन्ग टर्म है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो शॉर्ट टर्म है। अब जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका मतलब है कि वो 5 साल या उससे भी ज्यादा के पीरियड में कंप्लीट होने के उनके चांसेस है। जरूरी नहीं है कि वो 1951 से 1956 में ही पूरे हो जाएं। जैसे कि रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सपोज आपने एक ऑब्जेक्टिव रख दिया, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो 5 ईयर्स के पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। कम हम कर सकते, खत्म करना हम गारंटी नहीं दे सकते। तो ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। अब एक बात करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, जैसे इंक्रीज इन जीडीपी। हमने बात करी इंक्रीज इन जीडीपी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आप एनुअल लेवल पे आप मेजर करते हो, तो हो सकता है कि हर 1 साल बाद आपको इसमें इंक्रीज देखने को मिले, क्योंकि आप पॉलिसीज उस हिसाब से बना रहे। तो ये जो है एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो 5 ईयर्स में अचीव कर सकते हो। तो किसी भी जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, उन सब के कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना, उसके भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव थे। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने पहला 5 ईयर प्लान जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उन्होंने लॉन्च किया। तो पहला ऑब्जेक्टिव था इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी बूस्टेड। मतलब देखो, अब यहाँ पे ग्रोथ आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मतलब आपकी जो कंट्री की कैपेसिटी है
गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उसको इंक्रीज करना है। अब ये कैसे इंक्रीज हो सकती है कि या तो जो आपकी प्रोडक्टिव कैपिटल है वो बढ़ जाए, या फिर आपका जो सर्विसेज है, लाइक जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, वो जो है अचानक से उनका साइज बढ़ जाए या वो बढ़ जाए। तो और इसी तरह जो एक आपकी जो ग्रोथ है, इसका बहुत अच्छा इंडिकेटर हमें पता कैसे लगेगा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा इंडिकेटर जो मैं अभी आपको बता रही थी वो होता है जीडीपी। तो अब जो ये यहाँ मैंने लिखा है जीडीपी, तो ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, ये बताता है इकोनॉमी में आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब ये जीडीपी क्या होता है, ये जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए पूरे एक साल में उनकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर और ये जीडीपी आप निकालते कैसे हो, जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनसे आप देखते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहेंगे। तो हर साल अगर ये बढ़ रहा है, अगर हर साल आपको लग रहा है कि आपका जो जीडीपी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो यानी आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। तो इन्होंने ये कहा कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी बूस्टेड। हमें इस तरह की पॉलिसीज बनानी है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी हमारा जीडीपी बढ़े। तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन है कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, न्यू टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक कोई फार्मर है, उसको लगता है कि मुझे अपना आउटपुट, मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या मैं जितनी खेती करता हूँ इस पूरे अपने एक पीस ऑफ लैंड पे, मुझे इस खेती का जो है वो आउटपुट बढ़ाना है, इसे ज्यादा करना है। जैसे सपोज मैं पहले 500 किलो उगाता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले साल मैं 700 किलो उगाऊं, तो मुझे इंक्रीज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अच्छी वेराइटी के सीड्स यूज कर सकते हो। तो आपकी सीड्स की क्वालिटी बढ़िया हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। या जैसे कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में हमें आउटपुट बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, कोई नई तरीके की हमने लेटेस्ट मशीन लगा ली, जो पहले वाली पुरानी 4 मशीनों के बराबर का काम हमारी एक ही मशीन कर रही है, तो हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को, ये जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांस कर रहे हैं चीजें, इसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव लेके आए प्लानिंग कमीशन वाले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि हमें तो भैया मॉडर्नाइजेशन करना है, और जो ये हमारे पुराने रिवाज है, पुराने एंशियंट कस्टम्स जो है, इनको हटाना है, इनको रिमूव करना है। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारे ऐसे, पता है, पुराने जमाने में चीजें चलती थी जो आज आप लोग सुनोगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता था, बट तब होता था। जैसे स्पेशली अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स आपको मिलेंगे जहां अभी भी इस तरह के आपको कस्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि लेडीज़ को घर में रहना है, उनको जॉब नहीं करनी है, ठीक है, और बाहर जाके काम करने का अधिकार सिर्फ जो है वो मेल्स का है, और लेडीज़ को ज़्यादा पढ़ाना, लेकिन जब जॉब ही नहीं करनी तो भाई पढ़ा के क्या करना है, पढ़ाना नहीं है तो चलो भाई घर में बिठाना है, घर के काम सिखाओ। अब कब तक घर में बिठाना है, इनकी जल्दी शादी कर दो। तो जो है पहले चाइल्ड मैरिजेस होती थी ना, पहले ट्रेंड में थी ये, बहुत सारे स्टेट्स थे जिनमें ट्रेंड में थी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह, यार वो पहले तो, और फीमेल फिटिसाइड, मतलब फीमेल को तो रखना ही नहीं है, उसको मार दो। तो ये सारे कस्टम्स थे। और आज की डेट में आप देखिए, लेडीज आर एवरीवेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। बैंक में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में एरोप्लेन उड़ा रही हैं, नासा में है, एस्ट्रोनॉट्स है, कहाँ नहीं है फीमेल्स। तो जो इन्होंने ये कहा कि प्लानिंग कमीशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई मॉडर्नाइजेशन लाओ, एक तो लाओ थ्रू टेक्नोलॉजी, और दूसरा लाओ ये जो पुरानी तरह के रिवाजें हैं इन्हें खत्म करो। 2 तरीके से काम करना है आपको। फिर देखो तीसरा ऑब्जेक्टिव आ गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, कि जो अमीर लोग थे वो अमीर ज्यादा से ज्यादा हुए जा रहे थे, और ज्यादा, और जो गरीब आदमी था, जो पुअर थे, वो और ज्यादा पुअर हो जा रहे थे। तो सरकार ने ये सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, इस ट्रेंड को हमें खत्म करना है। तो अब कैसे करें कि क्या ऐसा हो कि जो लोग आपकी कंट्री में रहते हैं और वो जिस तरह की लाइफ उनकी है
वो इम्प्रूव होगी। वो कब होगी? जब उनके पास पैसा आएगा। तो ये उन्होंने सरकार ने इस तरह की पॉलिसीज लाने का जो है वो डिसीजन लिया कि आपकी ग्रोथ हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ इक्विटी को भी जगह मिले। इक्वल जो है हर इंडियन को उसकी बेसिक नीड्स जैसे फूड है, एक अच्छा सा घर है, एजुकेशन है उसके बच्चों की, हेल्थ केयर है, ये सारी चीजें जो है वो उसकी इतनी इनकम हो, इतनी आमदनी हो कि वो ये सब आराम से अपने लिए जो है वो अर्न कर सके, वो कमा सके। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था कि कुछ इस तरह की पॉलिसीज हमें बनानी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, यानी जितनी भी इनकम है इकोनॉमी में वो इक्वली हर सिटीजन के पास जाए। वैसे ये बड़ा मुश्किल है देखो, लेकिन सरकार ने कोशिशें की। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इन्होंने बताया सेल्फ रिलायंस। अब सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, हम खुद अपना सारा चीजें करने में सक्षम है। तो मतलब यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बढ़ाने की बात कर रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रही है, तो इसका मतलब वो अपने रिसोर्सेस को बढ़ाएगी या अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेगी। ओन रिसोर्सेस अपने, दूसरे के नहीं। तभी तो ये सब कुछ होगा। अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो भाई दूसरे पे डिपेंड होके सारी चीजें थोड़ी कर लो कि हम मॉडर्न भी हो जाएंगे, जीडीपी भी बढ़ा लेंगे, इनकम भी सब में बांट देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सेल्फ रिलायंस हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना ही होना था। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि हमें इम्पोर्ट कम से कम करना है और अपने यहाँ चीजें खुद ही बनानी है अपने यूज के लिए। या अगर इंपोर्ट करना भी पड़ रहा है तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल। ठीक है, और इस रॉ मटेरियल की हेल्प से हम फिनिश गुड्स खुद बना लेंगे। जैसे ब्रिटेन हमारे रॉ मटेरियल से खुद बनाता था ना फिनिश गुड, और फिर हमें बेच देता था। तो ऐसे ही अब की बार हमें क्या करना है, हमें अगर जो है जरूरत पड़ी तो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लेंगे और खुद। तो सेल्फ रिलायंस हमें जो है वो क्रिएट करना है अपनी इकोनॉमी में, मतलब। और ये बहुत एक नेसेसिटी थी अब हमारी डिपेंडेंस को फॉरेन कंट्रीज पे से खत्म करने के लिए। स्पेशली हम यूएसए से फूड इंपोर्ट करते थे, तो वो कितना गलत था। आपके यहाँ इतनी लैंड है, इतनी फर्टाइल, तो भाई अपना खाना खुद यहाँ पे उगाओ ना, फिर उसको खुद जो है वो कंज्यूम करो। हम फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स तक जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए जब आपकी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो पहले 5 ईयर प्लान में इन्होंने कहा कि भाई सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको, ये जो इम्पोर्टेड फूड सप्लाई होता है या फॉरेन कैपिटल जो है वो हमें उस पर डिपेंड रहना पड़ता है, ये सब हमें नहीं करना। हमें अपनी कंट्री को खुद में ही सक्षम बनाना है, इस तरह की। और देखो अब एक फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? फुल एम्प्लॉय मतलब सारे लोग कंट्री के काम करें, नहीं, ये मतलब नहीं होता। सारे लोग तो काम कर ही नहीं सकते हैं ना। तो एम्प्लॉयमेंट हमेशा कंसीडर होता है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं और जितने लोग काम करने में सक्षम है, मतलब वो विलिंग भी है काम करने में, काम करने के लिए, और काम करने के लिए एबल भी है, उनके अंदर एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, डिजायर भी है कि हाँ मुझे काम करना है। उन लोगों को जो है उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो स्किल सेट है, उसके हिसाब से उनके पास काम है। तो ये जो है उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें ऐसे सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम करने के लायक भी है, उन सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे लोगों को काम मिल गया जो करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ने लगेगा आपका। जीडीपी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जब पैसा आ रहा है हम टेक्नोलॉजी भी एडवांस ले आएंगे। जीडीपी बढ़ेगा, सारे लोग काम करें तो सारे लोगों की इनकम भी बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो इक्विटेबल, मतलब जो यहाँ पे गरीब है उसके पास थोड़े पैसे आने शुरू हो गए, तो थोड़ा बहुत इक्विटेबल इनकम भी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना शुरू हो जाएगा। और जब हम सब लोग खुद मिलकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट हो ही जाएगी ना, तो हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स लेके फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में लॉन्च किया गया। और
इसके बाद एक एक करके 5-5 साल के अंतर पे अलग अलग 5 ईयर प्लान्स आते रहे, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ये 1950 टू 1990 तक ये 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है वो इंश्योर किया गया और आपकी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी रखा गया, जिसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप एक वीडियो जो मैं साथ में इसके डालूंगी वो ज़रूर देखिए, सो दैट यू कम टू नो कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो आज के वीडियो में यहीं तक बस ख़त्म करते हैं। हमने आज इकोनॉमिक प्लानिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।